हेलो। एक डीपीपी डिस्कशन है। डीपीपी नंबर क्या था? 20। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, हो गए सारे। इजी है। थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। टू बॉल दे रखी है, डिफरेंट मास, आर कनेक्टेड बाय strings of equal length to fixed point. When they are given charges, the angle that the string makes with the vertical are 30 and 60। ठीक है, ऐसा ही। इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस ही करना है, करना वही है। चेक कर, फोर्स भी बैलेंस होगा, टॉर्क भी बैलेंस होगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, करना है और अच्छे से दोबारा, कोई कमी वो मिल जाएगी। और तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो क्या था इसके अलावा और? डीपीपी के अलावा सेक्शन ई। हाँ, 9 पे भी प्रॉब्लम है। 37 डिग्री वाला वेटलेस फिल करें, तो यहां पर जो रहेगा, इसका नॉर्मल जीरो, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इधर एम जी, और ये वाला एंगल थीटा है।
तो इसका कंपोनेंट mg के बराबर कर देंगे। तो m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg। हो रहा है? ठीक है, तो गलत हो गया इससे। तो अब अपन को हमारे शीट में डिस्कशन करना था सेक्शन ए सेक्शन। तो आप बताइए सेक्शन ए में कोई सवाल है? पार्ट वन में ए में नहीं है, फिर पार्ट टू में आ जाते हैं। पार्ट टू में सेक्शन ए 17 कौन सा पूछ रहे हो? पार्ट वन का A2 दिखाओ जरा। पार्ट वन में भी अटक गए हैं A2 में। ऐसा तो अपन ने क्लास में सवाल किया। आ रहा है आंसर? लोग कह रहे हैं कि आ रहा है। करना वही है जो क्लास में किया है, दोबारा करना। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? पार्ट टू में A17 12 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल का आंसर देखा, आंसर पता हो गया, बस यही पता करना था। ठीक है, पीछे आंसर देख लिया, मालूम चल गया, और क्या चाहिए? नापने का तरीका थोड़ी है, तो ऐसे पता लग जाता। और बताइए। पार्ट टू में A1 का डी ऑप्शन। A1 में दिक्कत है, पार्ट टू में दिक्कत। A1 का डी, प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द साइड्स ऑफ apparatus। ऐसा कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने से क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट होते ही हैं, परंतु वो लौट के जाते हैं। जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला वो यहां तक आके जाता है, तो एमिशन की प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, कलेक्टर प्लेट पर पहुंचने वालों की संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा जैसे ये कह रहे हैं। ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा लिया तो ऐसा हो गया। क्वेश्चन नंबर A6 का बी ऑप्शन। A6 देखते हैं। तो A6 में लिखा है कि एनोड प्लेट इज केप्ट वर्टिकली अबव कैथोड प्लेट। वर्टिकली अबव रखना है प्लेट को। ऐसे अपन जोड़ते हैं, तो ये प्लस वाली प्लेट हो गई, माइनस वाली प्लेट हो गई, इस पे लाइट गिरेगी। ठीक है, ऐसा रखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ऑन किया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा, है ना? तो वर्क डन होगा। अब सवाल क्या है? ऐसा करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही करो। ठीक है, हाँ, अगर एमिशन वाली काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तब तो वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट बोल रहा है तो थोड़ा मतलब वैसे समझ जाएंगे। ठीक है, देखो,
फोटो करंट तो इससे डिपेंड कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, भगाने से क्या फर्क पड़ता है ना। नल से पानी में 1 मिनट में 10 बूंद टपक रहा है, तो ग्रेविटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो ड्रॉप जितनी गिरेंगे उतना ही होगा। ठीक है। अब आपने इसके बाद A17 मिलाते हैं, देखते हैं। A17 कुल मिला के दूसरे चैप्टर के सवाल ला करके इसमें पूछना चाह रहे हैं, घुमाना फिराना चाह रहे हैं। देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में 3 से 2 वाला जो रेडिएशन था वो मेटल प्लेट पर गिरा, तो हाइड्रोजन वाले लोगों को याद है क्या? 1 2 3, -13.6, -3.4, माइनस, ये वाला है ना यहाँ से यहाँ तक, 3 से 2 वाला कितना होता है ये? 1.89। तो जिसकी एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वो जाके किसके पास गया? वो इलेक्ट्रॉन को मिला। ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आया। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया तो फिर उसका रेडियस आया। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/क्यूबी √2m/क्यूबी। ठीक है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट रेडियस, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम, तो √2m मैक्सिमम क्यूबी। तो यहां से के मैक्सिमम आ जाएगा, यहां से के मैक्सिमम, वहां एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा किया और आंसर कितना आ रहा है आपका? 1 पॉइंट। अब आप चाहते हो पूरा सॉल्व करेंगे? ये तो 1.89 हो गया। के मैक्सिमम कितना आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁴ और रेडियस दे रखा है, तो इसको इधर ले जाते हैं, स्क्वायर करते हैं। के मैक्सिमम क्यू/बी/आर मैक्सिमम का स्क्वायर /2m। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। अच्छा, इसको तो एक को तो रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक एक क्यू को रखते हैं, एक को नहीं रखते। तो 1.6 × 10⁻⁻19 एक तो रहने देते हैं। बी था हमारा 3 × 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर। आर हमारा कितना है? 10 मिलीमीटर, 10 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। 2 × 9.1, 10⁻³
T1 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। एक क्यू ई को उधर ले लिया, तो अब देखो कुछ सॉल्व करने से कितना पावर हो रहा है, -6 हो रहा है, -8 हो रहा है, अच्छा -4, -12 और -19, -31 हो गया। तो ये सारा पावर खत्म, पावर सारा खत्म हो गया। ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ से 3 3 9 आ गया, इनका स्क्वायर था तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया लगभग। हाँ, एक पॉइंट छूट गया। देखो 10 की पावर -4 है, -8, -12, -19, -31 कट गया। अच्छा वो 91 किया था ना, हाँ तो 10 नीचे हो गया, 9 रखा ना तो 10 नीचे हो गया, तो 0.8 आ गया। तो कई मैक्सिमम 0.8 आ रहा है ना, थोड़ा 9.1 करने से 0.8 से छोटा आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.89 -0.8, 1.09, तो लगभग 1.1 हो गया ना। अच्छा इसको 3.1 से भाग देते, 3 लिया ना मैंने, तो 0.8 से छोटा होता, आ जाता, कितना आ रहा था, ठीक है फिर। और अब पार्ट 3 में आ जाए, पार्ट 3 का पहला सवाल। A1, A1 में हम ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, B इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -6 साइन 3 × 10 की पावर 15 t, ब्रैकेट बंद, 6, वो भी साइन, ऐसा दे रखा है क्या, इस तरह की लाइट आके गिरती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin A sin B। 2 sin A sin B क्या होता है, cos A - B, तो 3 × 10 की पावर 15 t, फिर -cos A + B, 9 × 10 की पावर 15 t। इससे पता लगा कि दो तरह की वेव उस पर गिर रही है, दो वेव गिर रही है ना, उनमें से एक वेव जो है ज्यादा एनर्जी वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2πf की वैल्यू 9 × 10 की पावर 15 है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन है। तो दो तरह की, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट गिर रही है, उनमें से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है उससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो 9 वाला यूज करेंगे, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उससे फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना। बस इतना ही था, ये रख लीजिए।
तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। डी ब्रोगली की वजह से बहुत सारे उलझन सुलझ गई। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पता चल गया था हमें कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, तो फिर डी ब्रोगली के मन में ये विचार आया कि जब एनर्जी मास इक्विवेलेंट होते हैं तो फिर मास एनर्जी की फॉर्मेट में रहता होगा और एनर्जी वेव के अंदर होती है, तो इसलिए पार्टिकल जो है वो वेव से जुड़ गया। जिस तरह से वेव को पार्टिकल बना दिया गया, तो कुल मिला के ये रिवर्स तो होना ही था। मास और एनर्जी आपस में जुड़ी हुई थी, ये तो हम जानते हैं। तो इसी तरह से पार्टिकल और वेव आपस में जुड़ गई। एनर्जी जो है वो वेव में रह सकती है ना, एनर्जी वेव में रह सकती है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कल्पना भी करेंगे या किसी फोटोन के बारे में कल्पना भी करेंगे, तो क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी वेव में होती है, तो पार्टिकल वेव हो गया, है ना। और जब पार्टिकल वेव हो गया तो वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर ही सकती है। तो इस तरह से ये सब ऐसा सर्कल कंप्लीट हो गया। डी ब्रोगली की पहले ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा था, और इन्हीं के विचार से फिर बहुत सारे कुछ सॉल्यूशन बन गए। आगे की जो क्वांटम फिजिक्स है उसका मेन स्टेटमेंट डी ब्रोगली से शुरू होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ थी उसका डोमिनेटिंग स्टेटमेंट एक तरह से, यानी कि आगे की जो क्वांटम थ्योरी को बढ़ाया गया उसमें इस वेवलेंथ को मानने के बाद ही बात आगे समझ में आती है। आगे की पढ़ाई में यही तो पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वेव क्लाउड, और इस तरह से थ्योरी चालू हो जाती है। तो वो सब कहाँ से लेके आएंगे जब तक इलेक्ट्रॉन को वेव बनाएंगे नहीं। तो वेव बनाने के लिए डी ब्रोगली की जरूरत है। तो डी ब्रोगली का ये जो स्टेटमेंट था बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। ज्यादा हमने इस पे डिस्कशन अभी कर नहीं रहे हैं, पर आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि मेंस के पेपर में डी ब्रोगली वेवलेंथ एक चैप्टर है। मतलब वो एक सवाल इस चैप्टर से पूछती है जिस चैप्टर का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे हमारे लिए तो मॉडर्न फिजिक्स कोई चैप्टर होगा, एग्जाम पूछने वालों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एक चैप्टर है, बोले इसका भी एक सवाल पूछ लेना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सवाल आता ही रहता है। हर पुराने पेपर देखोगे तो जब ऑफलाइन होता था तो उसके लगभग हर पेपर में एक सवाल था। अब ऑनलाइन में तो इतने सारे पेपर हो गए कि पिछले साल क्या आया मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ आ गया, सारी वैरायटी आ गई हुई। तो इसलिए वैसा तरीका बचा नहीं, पर फिर भी डी ब्रोगली वेवलेंथ एक फेवरेट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डी ब्रोगली वाला सेक्शन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। आप इसी सीट के करोगे तो भी मिल जाएंगे काफी कुछ। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं, अपने फॉर्मूले में मोमेंटम लेके आना है एच अपॉन पी, और उससे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। कुछ इस पर ज्यादा जर्नी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आता है फोर्स बाय फोटोन। फोटोन फोर्स लगाता है, इसके बारे में और जान लेते हैं। फोटोन से फोर्स लगता है, इसका हिसाब लगाना सीखते हैं। तो जब कोई चीज लगातार टकरा के फोर्स लगाती है, हमने एक तरह का फोर्स देखा है कि एक आदमी धक्का मारता है, वो फोर्स होता है। एक तो पुश फोर्स हो गया, एक हो गया कि लगातार टक्कर मार मार के फोर्स लगाए। कोई भी चीज लगातार टकराएगी और टक्कर लगाने से
फोर्स लगता है। ऐसे इस पेन को ऐसे पकड़ रखा है, तो एक तो ये तरीका है फोर्स लगाने का, एक इसको ऐसे बार बार हिट करता रहूं, तो इससे भी इसको बैलेंस किया हुआ है। लगातार हिट करके भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। ऐसे छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, पर लगातार इसको हिट करके रोका गया है। तो ऐसे बॉल टकरा टकरा के किसी चीज को रोका जा सकता है। तो टक्कर लगाते वक्त फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। अभी एक्चुअली पार्टिकल्स जो टक्कर लगा रहे हैं उन पे अगर लगाएंगे तो उन पे जिधर आएगा उसका उल्टा लग जाएगा। जैसे पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज नीचे की तरफ होगा, इस प्लेट पे इधर लगा रहा हूं, ये पार्टिकल यूं टक्कर लगा रहे हैं, तो पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इधर होगा, क्योंकि पहले का मोमेंटम इधर होगा, बाद का इधर होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज इधर आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम पार्टिकल का इधर आ गया, तो पार्टिकल पर फोर्स हो गया इधर, तो न्यूटन थर्ड लॉ से प्लेट पर फोर्स हो गया उधर। तो हम प्लेट पे जो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही प्लेट पे बता देते हैं। पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज की जानकारी हम रखेंगे और फोर्स पता कर लेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक सवाल से करते हैं। पहला सवाल, एक डिस्क है हमारे पास जिसको हमने एक टॉर्च के ऊपर रखा हुआ। टॉर्च से रोशनी आ रही, टॉर्च से लाइट आ रही। ऐसा मान लेना है कि 100% एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 है, 100% फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस प्लेट का मास है m, और प्लेट के बारे में बताएं कि प्लेट इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड पावर ऑफ टॉर्च। टॉर्च का पावर बताइए, टॉर्च की शक्ति क्या है कि वो उस प्लेट को हवा में रोक रही। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम जवाब नोट करेंगे। ये रही इक्वेशन, मैं इसमें वैल्यू रखने जा रहा हूं। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। माना कि इस टॉर्च की पावर P है, ठीक है, माना कि इस टॉर्च की पावर P है, तो इससे रोशनी निकलती P जूल पर सेकेंड। P जूल पर सेकेंड रोशनी सारी की सारी प्लेट पे ही जा रही, तो P जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा
जूल पर फोटोन। इससे नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड आ जाएगा। कितने फोटोन पर सेकेंड टक्कर लगाएंगे, जूल से जूल कटेगा, फोटोन ऊपर चला जाएगा, सेकेंड नीचे आ जाएगा, संख्या हो जाएगा फोटोन पर सेकेंड। तो कितने फोटोन पर सेकेंड प्लेट से टकराएंगे, तो पहले वाला ब्रैकेट नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड का हिसाब मिल गया। ठीक है। जो भी फोटोन जाएंगे उनका इनिशियल मोमेंटम तो होगा एच बाय लेमडा, फाइनल मोमेंटम होगा जीरो, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस प्रकार चेंज इन मोमेंटम आ गया एच बाय लेमडा। माइनस एच बाय लेमडा आएगा तो फोटोन पे नीचे लगा, तो इसका उल्टा है, प्लेट पे ऊपर लगा। तो ये आ गया एच बाय लेमडा पर फोटोन। एच बाय लेमडा चेंज इन मोमेंटम पर फोटोन आ गया, फोटोन फोटोन कट गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड आ गया, फोर्स आ गया। तो फोर्स की वैल्यू आ गई P बाय सी। तो P पावर की टॉर्च फोर्स लगाती है P बाय सी, ऐसा पता लगा। दोस्त को बोल सकते हो जितने पावर का टॉर्च लेके आओ, देखो मैं तुम्हारे पे इतने न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, P बाय सी, अगर 100% एब्जॉर्प्शन मानते हो तो। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। P बाय सी फोर्स ऊपर, नीचे mg बैलेंस है, तो mg इज इक्वल टू P बाय सी। तो पावर ऑफ टॉर्च आ गया mgc। तो टॉर्च कितना पावरफुल होना चाहिए, mgc, mgc के बराबर। अगर अपन ऐसे व्यवहारिक वैल्यू निकालना चाहते हैं, ऐसे चेक करना चाहते हैं कितने, तो प्लेट का वजन कितना माने, 100 ग्राम। 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम की प्लेट ले लिया भाई, तो 0.1 जी की जगह 10, 3 × 10⁶, 8। तो यहां से ये 10 तो खत्म हो गया, 10 और 0.1 तो खत्म ही हो गया, बस 3 × 10⁸ आ गया, तो 300 मेगावाट आ गया। ठीक है। 100 ग्राम की प्लेट को हवा में टांगना है, 300 मेगावाट की टॉर्च लाओ, होगा फिर, इतने नहीं मिलते, तो इतना फिर वजन नहीं मिलेगा, छोटा करना पड़ेगा। 1 ग्राम, 1 ग्राम का टांगना चाहते, 100 ग्राम की जगह 1 ग्राम होगा तो फिर क्या होगा, 3 मेगावाट, वो भी बहुत है। तो फिर छोड़ो, हम नहीं करेंगे, दूसरे तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर ये एक स्फेयर दे रखा है, इधर हमने टॉर्च लगाया, ए इज इक्वल टू 1, ऑब्जॉर्प्शन 100%, टॉर्च की पावर P, इसका रेडियस R, R इसका रेडियस, P पावर रखेंगे,
तो इसमें तो फिर आप फिर बता दोगे, कोई बात ही नहीं। इसका एम मास मान लेते हैं। नीचे वाली सरफेस आपके लिए स्मूथ रख देते हैं। ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन। स्फेयर का एक्सेलरेशन कितना होगा? आंसर। चलो मिलाते हैं। ये जो फोर्स है ना, इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इसी लाइन के लॉन्ग। तो फोर्स की लाइन ये होगी। सिमेट्री से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिड पॉइंट आ जाएगा, तो कोई टॉर्क तो आएगा नहीं। सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास कर रहा है, तो ये प्योर ट्रांसलेशन करेगा। और एक्सेलरेशन एफ बाई एम हो जाएगा। और ये तो पी बाई सी आया था, पी बाई एम सी। ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया। यही निकाला आप लोगों ने। चलो अब एक सवाल गलत करवाते हैं, ये तो इजी लगा होगा आपको। तीसरे सवाल करते हैं, थोड़ा गड़बड़ करवाएं। ये जो प्लेट है, इसका एरिया ए है। इस पर लाइट आ रही है इधर से, ऐसे आ रही है। ऐसे लाइट आ रही है। लाइट की इंटेंसिटी आई है, और उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। अब लाइट का इंटेंसिटी दे दिया, प्लेट का एरिया दे दिया, और एंगल थीटा दे दिया। तो फाइंड प्रेशर बाय रेडिएशन ऑन प्लेट। ये बताओ, रेडिएशन की वजह से प्लेट पर कितना प्रेशर आ रहा है?
हो गया। एब्सॉर्ब करने का परसेंटेज 100%। 100% लाइट एब्सॉर्ब होती है, ऐसा मान लेना। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। सही कर, नहीं दिया, एरिया दिया। लेंथ नहीं दिया, एरिया दिया। ये भी नहीं दिया। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो लाइट आ रही है ऐसी आ रही, इसके परपेंडिकुलर अगर हम एरिया निकालेंगे जो कि इस तरफ होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर हम इसको प्लेट वाइज यहाँ पे दिखाएं डायग्राम में, तो ऐसा कुछ होगा परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर ये वाला एंगल थीटा, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा हो गया, और ये बी तो वैसे ही रहेगा, तो एल बी कॉस थीटा यानी ए कॉस थीटा हो गया। तो लाइट के परपेंडिकुलर आने वाला एरिया ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऐसा हम समझते हैं। तो आई इंटू ए कॉस थीटा इतना जूल पर सेकेंड पहुंच रहा है, इतना जूल पर सेकेंड पहुंच रहा है। इसको डिवाइड करते हैं एच सी बाय लेमडा, इतना फोटोन जूल पर फोटोन, ये आ रहा है। ऐसा करने से फोटोन पर सेकेंड आ गया। चेंज इन मोमेंटम एच बाय लेमडा, तो एक फोटोन का मोमेंटम इतना चेंज हुआ, तो यहां से फोर्स आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, आई ए कॉस थीटा जाइए साइन थीटा, मतलब बाई सी। ठीक है, आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी। ये तो फोर्स है, हमें तो क्या पूछा है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि जो एब्जॉर्ब होता है तो उसका मोमेंटम चेंज इसी डायरेक्शन में होता है, तो ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ परपेंडिकुलर बाई, तो एफ का भी कॉस थीटा आएगा। तो आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। कहो कि ऐसा नहीं है, आ गया था, कॉस स्क्वायर थीटा आया था क्या, आ गया तो बढ़िया फिर। नहीं आया तो समझ गया, और क्या, अगली बार आ जाएगा। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं। इंटीग्रेशन क्यों करें। पाई/2 क्यों, जरूरत ही नहीं, जब पूरे में एक साथ आ रहा है ना, एक जैसे एंगल है सब जगह, तो क्यों करें। अच्छा चलो ठीक है, फिर मौका देते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार प्लेट, अब सीधा डायग्राम दिखाते हैं, 1D डायग्राम या 2D डायग्राम।
अब की बार लाइट ऐसे आ रही है, वैसे ही आ रही जैसे पहले आ रही थी। अभी आ रही लाइट थीटा एंगल पर, जैसे पहले आ रही थी। एरिया इसका ए ही था, इंटेंसिटी इसकी आई थी। अब ऐसा दे रखा है कि ए जो है वो है 0.3, 30% एब्जॉर्ब, 70% रिफ्लेक्ट, 30% एब्जॉर्ब, 70% रिफ्लेक्ट। तो अब ये पूछ रहे हैं कि प्रेशर कितना है। फाइंड रेडिएशन प्रेशर ऑन प्लेट। इस प्लेट पर रेडिएशन प्रेशर क्या होगा। अब अगर ऐसा कहा जाए कि टोटल लाइट का 30% एब्जॉर्ब होगा, 70% रिफ्लेक्ट होगा। हाँ बोलो। 0.3 बोले तो वही होता है। ए का वैल्यू 0.3, 30% को हम लिखते हैं 30/100, वो 0.3 होता है। क्या आप लोग निकाल चुके हैं। अब की बार तो पक्का भरोसा है कि सही किए हैं। चलो अब चेक करते हैं, पहले लिखवाते हैं अब की बार, सबूत बनाएंगे, देखिए कौन लिखवा पा रहा है। बताओ क्या आंसर बता रहे हो। कोई बता रहा है क्या आंसर। तुम बताओ। 1.7 I cos स्क्वायर थीटा बाय सी, ये तुमने बताया। तुम कुछ बताना था। cos 1.7 I cos क्यूब थीटा, ठीक है। और कुछ। क्या सेकंड वाला। और कोई तीसरा आंसर आ रहा तो बोलो। दो तो लिख ही दिए। तुम कुछ बोल रहे हो। 7 की जगह 1.3 आ रहा है। 1.3 I cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, है।
हो गया 3। और किसी का रह गया हो तो, किसी का मन का बात तो रह तो नहीं गया, सभी के मन का हो गया? ठीक है, तो फिर हम मिलाते हैं, कैसे करते हैं। ऐसा है कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड की संख्या आएगी आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाय लेमडा। इतना फोटोन्स पर सेकंड का मामला है। इसमें एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन हो जाएगा ए इंटू एन पी। इसको ए इंटू एन पी के बराबर लिख लेंगे, तो ए आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाय लेमडा। नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड, तो आर इंटू एन पी आर आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाय लेमडा। ये तो बात आ गई कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, कितने फोटोन रिफ्लेक्ट हुए। अब बारी आती है फोर्स की। तो एब्जॉर्ब होने वालों ने क्या फोर्स लगाया, तो एन ए इंटू उनका चेंज इन मोमेंटम एच बाय लेमडा। एब्जॉर्ब होने वालों का मोमेंटम में चेंज एच बाय लेमडा होगा, तो उनका फोर्स ऐसा होगा। रिफ्लेक्ट होने वालों का चेंज इन मोमेंटम 2h बाय लेमडा कॉस थीटा होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये चैप्टर पढ़ के आए थे कहीं लाइट के बारे में। जितने एंगल पर आता है उतने एंगल पे जाता है, तो उसका मोमेंटम एच बाय लेमडा कॉस थीटा जो नीचे की तरफ है, और एच बाय लेमडा कॉस थीटा ऊपर की तरफ, तो 2h बाय लेमडा कॉस थीटा रिफ्लेक्शन में चेंज आया। ठीक है, ऐसा ही आएगा ना। अब वैल्यू रखने की बारी, तो वैल्यू तो रख ही देंगे, इसमें क्या रखा है। इसको गुणा करेंगे, एच बाय लेमडा कट जाएगा, तो एब्जॉर्ब होने वाले का फोर्स आ गया ए आई ए कॉस थीटा, ए आई ए कॉस थीटा अपॉन सी रिफ्लेक्ट होने वाले का फोर्स आर आई ए इंटू 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय सी। यही आ रहा है ना, मतलब आगे आंसर नहीं है अभी तक, बताने वाले। अब इतना कहना चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट होने वाले का मोमेंटम में चेंज ऊपर की तरफ हुआ, तो रिफ्लेक्ट करने वाला जो फोर्स लगाता है वो तो नीचे लगाएगा। रिफ्लेक्टेड वाले का फोर्स तो यूं यूं होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में इस तरफ होगा। और एब्जॉर्ब होने वाले का फोर्स तो जिधर एब्जॉर्ब हो रहा है उधर ही होगा। तो प्रेशर पता करने के लिए फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो टोटल कितना आएगा फिर, एफ आर प्लस एफ ए कॉस थीटा। तो प्रेशर चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, तो फोटोन यू आया और फोटोन यू गया, तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो फोटोन पे फोर्स ऊपर लगा, तो प्लेट पे नीचे लगा ना। तो एफ आर प्लस एफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, यही होता है ना प्रेशर। रख देते, आर आई ए 2 cos थीटा अपॉन सी डिवाइडेड बाय ए प्लस ए आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू ए से उड़ गया, तो कितना आ गया फिर, आई कॉस थीटा अपॉन सी 2r cos थीटा
प्लस ए कॉस थीटा, नहीं 2r। 2 मिनट देखो, यहाँ पर कॉस थीटा था ना, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास एफ आर तो ये लिख दिया ना, और एफ आर तो इसी डायरेक्शन में ही है। यहाँ वाले में देखो एफ आर की वैल्यू तो ये थी, ये रख दी, डिवाइडेड बाय ए कर दिया, ठीक लिखा ना। यहां लिखने में गड़बड़ होगी, तो यहां पर एनआर के अंदर कोई कॉस थीटा था क्या? एनआर के अंदर एक कॉस थीटा था, कहां गया? आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस वाले में एनआर में कॉस थीटा था, इधर इसमें था, तो इधर से छूट गया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अब क्या बचा? 2r प्लस ए, क्या कह रहा? 2r प्लस ए, तो ये कितना होता है? 1.7। 2r कितना हो गया? एक बार आर और जोड़ देंगे तो 1.7 हो गया, तो 1.7 आई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। यही किया था आप लोगों ने, फिर तो सही किया था। गलती से आ गया, कभी कभी किस्मत मेहरबान होती है। देखो इसमें कॉस थीटा पहले ही आ चुका था स्क्वायर में, कंपोनेंट नहीं करना पड़ रहा है, इसमें वो कंपोनेंट करके आ रहा है, तो इसलिए किस्मत से सेटल हो रहा है। पर इससे शिक्षा मिल गई जो मिलनी थी, कि किधर फोर्स लगता है। एक और सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस ये एनआर का वैल्यू उठा के रखा है इधर, है ना, और ये गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया है। एनआर का वैल्यू ऊपर से उठा के रख दिया और सॉल्व करके नीचे लिख दिया, तो पता ये चला कि रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर के अलोंग लगता है। ये यूं कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स जो ऑप्टिक्स में नॉर्मल होता है ना, उसके अलोंग लगता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बीच में नॉर्मल होता है ना, उसी के अलोंग फोर्स लगता है। तो रिफ्लेक्शन में फोर्स नॉर्मल के अलोंग लगता है, और एब्जॉर्प्शन में फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगता है, जिधर चलेगा। अभी कोई पूछ रहा था कि प्लेट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसमें कौन सा काम आएगा? एब्जॉर्प्शन वाला काम आएगा। एफ एस साइन थीटा बैलेंस होगा फ्रिक्शन से, है ना, कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये पूछा होता है, तो एफ एस साइन थीटा के बराबर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्फेयर दिया हुआ है, अब यहां से लाइट आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी आई दे रखी है, इसका रेडियस आर, इसमें ए प्लस आर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कुछ ए भी है कुछ आर भी है, और ए प्लस आर 1 है।
तो ये पूछा है कि लाइट ने कितना फोर्स लगाया। फोर्स बाय लाइट ऑन स्फेयर। देखो इसमें जो एब्जॉर्ब होने वालों का फोर्स है वो तो आसानी से निकाला जा सकता है। I × πr²। सामने आने वाला एरिया πr² होगा, प्रोजेक्टेड एरिया इतना जूल पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय hc/λ, इतने फोटोन, इसका ए, इतने एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन, चेंज इन मोमेंटम h/λ। तो AI πr² डिवाइडेड बाय c। तो इस प्रकार पता लगा कि एब्जॉर्ब होने वाले का फोर्स जो है इतना है। इसकी डायरेक्शन भी वही है जिधर लाइट जाती। तो एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की फोर्स लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है रिफ्लेक्ट होने वालों का। तो रिफ्लेक्ट होने वालों का मामला थोड़ा हिसाब किताब लगाने वाला है, क्योंकि ये वाली जो लाइट आएगी ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। जो लाइट इधर आएगी तो इनका मोमेंटम में चेंज अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि जो बिल्कुल सामने से टकराएगी उसका तो 2h/λ हो जाएगा, और जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा चेंज इन मोमेंटम चेंज होता जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने वालों का हिसाब लगाने के लिए
थोड़ा छोटे हिस्से पे जाना पड़ेगा, पूरे हिस्से पे नहीं निकाल पाएंगे। एक छोटा हिस्सा लेंगे, फिर उससे सॉल्व करेंगे। लेते हैं, ले लेंगे, उसमें क्या है। लेते हैं, ये देखिए। तो हमने ये फैसला किया कि ऐसा लेंगे हम। थीटा एंगल पे जाएंगे, डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक छोटा सा हिस्सा लेंगे। तो अब इसके सामने जो लाइट आएगी, इसके सामने सामने वाली बात, इसी इसी हिस्से की बात चलेगी। इस डिस्क में से, इस रिंग में से जो लाइट गुजर रही है, वो वहां जाके टकरा रही है। तो ऐसा कहना चाहते हैं कि, देखो जरा इधर, ये है यहाँ पर थीटा, और ये है डी थीटा। तो ये विड्थ होगा आर डी थीटा, और ये जो रेडियस होगा वो होगा आर साइन थीटा। अब इस आर डी थीटा का इधर वाला कंपोनेंट, ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा, तो आर डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा में कंफ्यूजन है तो पूरा दोबारा देख लेते, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। अभी इसमें यहां से यूं गए, ये है थीटा, इसके परपेंडिकुलर है आर डी थीटा, फिर ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये लेंथ आया आर डी थीटा कॉस थीटा। तो ये जो स्ट्रिप दिख रही है, इसका विड्थ हो गया आर डी थीटा कॉस थीटा, आर डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो अब हम इस हिस्से में आने वाली लाइट देखेंगे, उनका मोमेंटम चेंज देखेंगे। तो पहले इस हिस्से में कितनी लाइट आएगी उसका हिसाब देखते हैं। इंटेंसिटी आई हो गया, एरिया हो गया 2 पाई आर साइन थीटा, आर डी थीटा कॉस थीटा, आई इंटू 2 पाई आर साइन थीटा, आर डी थीटा कॉस थीटा। ये आ गया सामने वाला एरिया, आई इंटू ए, परपेंडिकुलर सामने आने वाला एरिया, इतना जूल पर सेकेंड आ रहा है, डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा। इतने फोटोन पर सेकेंड इस हिस्से पे आ रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर, इतने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ए का मोमेंटम चेंज कितना हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा लिया था, ये वाला भी थीटा होगा। तो आने वाला फोटोन था एच बाय लेमडा से, जाने वाला फोटोन था एच बाय लेमडा से, तो ये आ गया 2h बाय लेमडा कॉस थीटा, 2h बाय लेमडा कॉस थीटा। अब ये जो फोर्स इस पे लगेगा,
वो ये लाइट इधर लगाएगी फोर्स और इधर लगेगा यू, फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर से देखेंगे, इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर एरिया से गुणा किया तो एनर्जी इंसिडेंट, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, आर से गुणा किया तो नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड, ए का मोमेंटम चेंज टू एच बाई लेमडा कॉस थीटा, तो इतना फोर्स आ गया। और ये फोर्स ऐसे आएगा, इन सब का हॉरिजॉन्टल वाला सम देखना है, तो वो इसमें कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, यही ऐड होगा, इसलिए कॉस थीटा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड वाले का फोर्स आएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब वाले का तो पहले निकाल के बैठे थे, अब ये रिफ्लेक्टेड वाले का और निकाले, फिर जोड़ देंगे। तो रिफ्लेक्टेड वाले का फोर्स निकालेंगे, एच बाय लेमडा से एच बाय लेमडा काट देंगे, तो आर इंटू आई इंटू 2 पाई r² अपॉन सी, आर इंटू 2 पाई r², और सी नीचे ले लिया, आर ले लिया, एक टू रह गया, एक टू और बाहर ले लेंगे अभी, इंटू 2 साइन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, यह है ना, ये तो बढ़िया है। 0 से 90 डिग्री, कॉस थीटा को जेड मान लो, साइन थीटा डी थीटा डी जेड हो गया, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन आएगा, फिर लिमिट्स में सही हो जाएगा वो, है ना। फाइनली क्या है ये बताओ, 1/4 आ गया नीचे, है ना, इसका 1/4 आ जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड वाले का फोर्स आ गया RI πr² अपॉन सी। देखो एब्जॉर्ब वाले का जैसा है वैसा सा है, जोड़ देते हैं, A+R I πr² अपॉन सी, A+R तो 1 दिया हुआ है, तो आंसर हो गया I πr² बाय सी। सीधा ही आ गया। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हैं। स्टेप कैसे होगा, स्फेयर है ना, ऐसे एंगल टेढ़ा हो जाएगा, 3D में इधर की साइड एंगल आ जाएगा, उसमें भी एंगल चेंज होगा ना, उस पूरी स्ट्रिप, स्ट्रिप में एक एंगल कहाँ रहेगा। तो इस तरह से अपन ने फोर्स निकालना सीख लिया, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ना चाहते हैं इसके आगे। हो गया नोट।
आगे बढ़ रहा है। एटॉमिक मॉडल्स में से हम पढ़ेंगे बोर मॉडल। तो अपन ने जैसे पहले डिस्कस किया था 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। खोज करने वाले जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने 1897 में खोजा कि एटम एटम का मतलब पहले जो शब्द था इसका मतलब था अविभाज्य। ये डाल्टन की थ्योरी से आया था लगभग 200 साल पहले, 1700 में। तो डाल्टन ने कहा कि हर एक पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट का जो पार्टिकल जिसको और नहीं तोड़ पाएंगे उसे हम एटम कहेंगे। तो लगभग 200 साल से लोगों ने मान लिया कि ठीक है नहीं तोड़ पाएंगे, कोई तो होगा लास्ट में। फिर जे थॉमसन ने खबर दिया कि हमने तोड़ लिया, अब एटम नहीं रहे, एटम से कुछ टूट के मिला है हमें। तो फिर ये क्या मिला है, बोले कि इलेक्ट्रॉन मिला है। तो इन्होंने खोजा था, तो इन्होंने ही पहला मॉडल दिया 1901 में, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन मॉडल जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे रहता है। तो इन्होंने कहा कि अगर इकलौता इलेक्ट्रॉन है तो सब जगह प्लस रहेगा और बीच में जाके माइनस रहेगा। बोले ऐसे कैसे रहेगा, बोले तरबूज में बीज होते ना वैसे रहेगा। ऐसे करके लड्डू में बूंदी होती है अलग, रेड कलर वाली बूंदी, येलो कलर रेड कलर, है ना। ऐसे दो टाइप के हो गए। तो लड्डू किससे समझाया, तरबूज से समझाया, ऐसा उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट किया कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर कैलकुलेट करेंगे, बाहर भेजेंगे इन्फिनिटी पर। तो ये फॉर्मूला लगाया के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल। तो इसकी इनिशियल एनर्जी -E3/2 KE/R। और ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक जीरो है, फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल जीरो हो गई। प्लस इसको एनर्जी देनी पड़ेगी कुछ, प्लस डेल्टा ई जो हम सप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो। ये काइनेटिक जो, इसके पास में कोई काइनेटिक नहीं है, इसके पास पोटेंशियल इतनी है, इतनी हम देंगे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो कितनी देनी पड़ेगी, तो उन्होंने हिसाब लगा के बताया 3/2 KE²/R। तो उन्होंने अपनी तरफ से एटम के साइज के बारे में कुछ बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, उससे उन्होंने एटम के साइज वगैरह कुछ जानकारी दी हमें। जब उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पूछा गया कि दूसरे हीलियम में कैसे रहते हैं, तो उन्होंने प्रयास किया कि यहां रख देता हूं, यहां कहीं रख देता हूं, ऐसा कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश करी। तो उसमें साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी सेटल नहीं हो रही थी। पहले एक को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, दूसरे को दूसरी एनर्जी चाहिए, तो आंसर ही मैच नहीं खा रहे थे। और अनसिमेट्रिकल जगह रखोगे तो फोर्स नहीं बैलेंस हो रहा था। तो ऐसे उनको चक्कर पड़ रहा था कि कैलकुलेशन सेटल ही नहीं हो रहे थे। उसके अलावा उस जमाने में 1885 में
हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल गया था हमें। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें ऐसी लाइनें दिखती थी, इस तरह से एक लाइन स्पेक्ट्रम आता था। तो जे थॉमसन जब हाइड्रोजन का मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो उनसे पूछा कि ये कैसे आ रहा है, बोले नहीं समझ में आ रहा है। तो उनके विचारों को लोगों ने नहीं माना, पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज दे दिया। सेकेंड नोबेल प्राइज जे थॉमसन ने लिया। पहला रॉन्टजन ने लिया था, एक्सरे की खोज करने वाले। सेकेंड प्राइज उनको दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज तो बहुत बड़ी चीज थी, इसकी तो प्राइज बनता ही। अविभाज्य को विभाजित कर दिया। अब इसके बाद में हर साल ही कोई ना कोई मॉडल पेश करता रहता था। ये सब लोगों को तो पता लग ही गया कि अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो सब लोग सोचते थे कि अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कैसे होगा। तो कोई ना कोई आदमी कहता कि चलो मैं बताता हूँ ऐसे रहता होगा, पर किसी की बात कोई इतनी अच्छी थी नहीं, तो इसलिए किसी की बात जमी नहीं। फिर बात भी आई 1910 की। 1910 में रदरफोर्ड का नंबर आया। रदरफोर्ड जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में काफी जानकारी दी, अल्फा डीके की काफी स्टडी किया था, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से ये कहा कि जाओ एक एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था एक गोल्ड फॉइल लेनी है, उस जमाने में एक्चुअली वो रदरफोर्ड क्या चाहते थे कि एक एटम के पीछे और ज्यादा एटम नहीं होने चाहिए। जैसे अपन एक एटम की लाइन चाहते, उसके पीछे फिर दूसरी एटम की लाइन हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, तो ऐसी लाइनें कम होनी चाहिए। तो पतली से पतली फिल्म चाहिए थी। तो उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो गोल्ड की पतली फिल्म बनाने के लिए उस समय टेक्निक थी हमारे पास, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्होंने इस तरफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए। तो जो अल्फा पार्टिकल इससे रिलीज हुए वो यहां से, तो उन्होंने देखा कि लगभग 99% तो सीधे निकल गए, है ना। अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, बहुत कम परसेंटेज में डेविएट हुए। कुछ उसमें से डेविएट हुए, कम एंगल से हुए, और एक आधा ऐसा भी मिला जो पूरा पूरा पीछे की तरफ चला गया। तो ये सारा डेटा उनके स्टूडेंट जो थे, या यूं समझो रिसर्च करने वाले जो लोग उनके साथ थे, वो हेड थे, तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था कि एक्सपेरिमेंट, गाइडेंस मांगते रहते कि क्या एक्सपेरिमेंट करें बताइए सर, तो उन्होंने कहा ये कर लो। तो एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड के पास पहुंचे कि सर हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, ये आंसर आया। लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आंसर भी आ जाता है, फिर पता नहीं लगता इसका क्या मतलब हो। रिजल्ट आए तो कुछ मतलब भी निकालने वाला चाहिए ना। तो जैसे ही उन्होंने उनका डेटा पढ़ा ऐसे कि रिजल्ट की रिपोर्ट क्या है दिखाओ जरा, तो रदरफोर्ड अचानक ही चौंक गए, अरे ये क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा सर कि क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बुलेट फायर किया और अखबार से टकरा के लौट आई। इस रिजल्ट को देख करके उनके मन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मॉडल था, इनका मॉडल था थॉमसन जी का, तो इन्होंने जो मॉडल दिया था, इनके मॉडल के हिसाब से तो सब जगह प्लस था, तो फिर तो ज्यादा टक्कर होनी थी, पर हुई नहीं। और फिर दूसरा ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल भारी पड़ता है, तो उसके हिसाब से फिर भारी पार्टिकल पूरा पूरा लौट के आ रहा है, तो इसका मतलब फिर मास किसी एक जगह कंसंट्रेटेड होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो थॉमसन जो ने कहा कि मॉडल में पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे फैला हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल छोटे से जगह पर प्लस का चार्ज हो। तो उन्होंने फिर इसका मेजरमेंट करके भी बताया, फॉर्मूला भी दिया हमें,
कि न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला बना के दिया रदरफोर्ड ने, इन्हीं डेटा से, इन्हीं कैलकुलेशन से दिया। जैसे इन्होंने ये सोचा कि जो पॉजिटिव चार्ज था, थॉमसन जी ने तो कहा कि सब जगह ही भरा हुआ है, और इन्होंने कहा कि सब जगह नहीं, एक पॉइंट पर है। तब इनको चक्कर ये पड़ गया कि अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसके बगल में रख देता हूं। अब इतना छोटा साइज आया कैलकुलेशन से कि इसको बाहर निकालना ही भारी पड़ रहा था। बोले इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, जो कि प्रैक्टिकली मैच नहीं खाती। इसके अलावा फिर इतना रखने से फिर एटम बहुत छोटा हो गया, फिर ये संसार ही बहुत छोटा हो जाएगा। सारा गड़बड़ हो रहा था, सारा संसार छोटा हुआ जा रहा था, संसार को सही करना होगा। तो फिर उनके दिमाग में आया कि इसको कैसे सेटल करूं। तो पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पे रख के और नेगेटिव चार्ज को थोड़ा दूर रखते थे, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स का चक्कर पड़ता था। तो फिर उनको ध्यान आया कि ये जो हमारी अर्थ है, ये तो सन की तरफ गिर नहीं रही, यहां पर भी तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो प्लेनेटरी सिस्टम पे सोच करके फिर उन्होंने कहा कि जैसे प्लेनेट्स में होता है ना, वैसे इसमें होना चाहिए, तभी मामला बैलेंस होगा। तो इस तरह से 1910 में रदरफोर्ड ने अपनी तरफ से विचार दिया कि अगर एटम का सोचना है तो ऐसे सोचो। आज भी हम ऐसे सोच रहे हैं, है ना। ये पहली बार उन्होंने, रदरफोर्ड ने सोचा था कि ऐसे सोच लीजिए। जब उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनसे लोगों ने कई आपत्तिजनक सवाल पूछ लिए। क्या आपत्ति दर्ज किया गया? पहला सवाल, उन्होंने ये कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स। उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी, कितने एक्सेलरेशन से कितना रेडिएशन होता है। तो उनका जो उन्होंने एटम का हिसाब किताब साइज बताया था, लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि आपका एटम जो है कितनी देर जिंदा रहेगा। उन्होंने रेडिएशन का हिसाब बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन यूज करता हुआ जाएगा, इसका लाइफ है 10⁻⁻⁸ इतनी देर में आपका संसार नष्ट हो जाएगा। तो संसार को बचाया, साइज सेटल किया, तो फिर मामला फंस गया कि अब तो संसार नष्ट हो रहा है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि भाई आप बताइए क्या कहना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, जितना कह दिया बहुत। फिर इसके बाद में उनसे पूछा गया कि ये बताओ स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, नहीं मालूम। अच्छा, फिर उनसे ये पूछा गया कि ये जो आपने इलेक्ट्रॉन को सेटल किया इधर, ये कितने डिस्टेंस पे सेटल होगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा तेज स्पीड से चलेगा और कम स्पीड चलेगा, उसके हिसाब से डिस्टेंस कम ज्यादा होगा। जैसे ग्रेविटेशन में होता है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, √gm/r, आर छोटा लेंगे तो वेलोसिटी कम होगी। क्या करें, उल्टा बोल गए, √gm/r, ये फॉर्मूला आता है ना। तो आर अगर छोटा लेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो तेज चलेगा तो पास में होगा, दूर चलेगा तो, मतलब दूर होगा तो धीरे चलेगा। ऐसे करके इसका मतलब आपके हिसाब से तो एटम का कोई साइज ही फिक्स नहीं है ना। फिर तो छोटा बड़ा हो गया हर चीज ही, डेंसिटी कैसे होगी, चीजों की फिक्स कैसे होगी। तो सारा ही मामला बिगड़ गया हर तरह से, न डायमेंशन मैच हुए, न टाइम का हिसाब बना, कुल मिला के उनका मॉडल फेल हो गया। तो 1910 में रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था, उसका लोगों ने मजाक उड़ाया। पर उस समय बोर जो पढ़ते थे कहीं, वहां रिसर्च करते थे, तो उनके जो प्रोफेसर थे वो रदरफोर्ड का मजाक उड़ाते थे। बोले क्या कह रहे हैं कि संसार ऐसे बना हुआ है, अंदर चक्कर खा रहा है इलेक्ट्रॉन, और फिर ऐसे पूरा संसार ऐसे मैनेज कर रखा है, ऐसे पूरा ही टंगा रखा है ना, ऐसे हर चीज घूम रही है, और ऐसे ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये बात है ना, पसंद नहीं आई बोर को कि ये क्या बात हुई, एक आदमी ने तो कुछ बताया, फिर उसके मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ से इस्तीफा देता हूँ, आप करो मजाक, मैं तो जा रहा हूँ। जाके रदरफोर्ड के चरण स्पर्श किए, सर मैं आपके अंडर रिसर्च करूँ, आओ करो रिसर्च।
1911 में पहुंचे, सर से डिस्कशन किया, आपने क्या सोचा, फिर उन्होंने अपना थ्योरी लगाया और 1913 में अपना मॉडल पेश किया। जब मॉडल पेश करने जा रहे थे तो रदरफोर्ड से साइन करवाया कि सर मैं मॉडल पब्लिश करूंगा, आप साइन कर दें। हेड थे तो साइन करना होता है, आगे भेजना होता है। तो रदरफोर्ड ने पढ़ा और ओके साइन करके आगे भेज दिया। फिर आगे चल के बोर मॉडल फेमस हो गया। अगली बार हम जानेंगे कि वो मॉडल क्या था। यहीं पर रोक देते हैं। तो अपनी क्लास में अपन को होमवर्क में क्या करना है, सेक्शन एक फोर्स वाला है ना, फोर्स, फोर्स बाय फोटोन। और कोई सेक्शन भी है क्या? अच्छा, ऐसा करना है कि एचसीवी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो कर लेना। एचसीवी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है, उसके सवाल कर लेना, बस उतना कर लेना। इसका भी करना चाहो तो एक सेक्शन कर सकते हो कोलिजन वाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला भी कर सकते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ और कोलिजन, ठीक है।